नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएमजे एकेडमी में। मैं ब्रिज मोहन आपका स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार एसएससी सीजीएल 4th के मॉडल प्रैक्टिस सेट के वीडियो सीरीज़ में आज हम मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 के जीके जीएस के लगभग 75 प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले के सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी अवश्य देख लें। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। मॉडल सेट 5 का पहला प्रश्न है, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया? महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। बिहार के एक किसान नेता रामचंद्र शुक्ल ने महात्मा गांधी से आग्रह किया और उन्हें चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों के बारे में बताया। इसलिए महात्मा गांधी ने चंपारण जाने का निश्चय किया और 1917 को उन्होंने चंपारण में प्रथम सत्याग्रह अभियान की शुरुआत की, जो कि सफल रहा। अगला प्रश्न, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। इसे किसने लिखा? साथियों, आप कमेंट करके बताएं और साथ ही यह भी बताएं कि यह गीत किस उपन्यास से लिया गया है। वंदे मातरम, जो कि हमारा राष्ट्रगीत है, इसे सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी द्वारा की गई थी। शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पुणे उनकी राजधानी थी। यह कथन गलत है, उनकी राजधानी रायगढ़ थी। उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा। यह कथन सही है। वे गोरिल्ला युद्ध में विश्वास नहीं करते थे। यह कथन भी गलत है। मराठा सेना गोरिल्ला युद्ध के लिए प्रसिद्ध थी। गैर हिंदुओं की ओर असहिष्णुता, यह कथन भी गलत है। इंडियन नेशनल आर्मी INA किसके द्वारा संगठित की गई थी? इसका गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में किया था। 1857 ईस्वी के सैनिक विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति के ऐसे तो कई कारण थे, लेकिन उसका तत्कालिक कारण था सैनिकों को चर्बी वाले कारतूसों का विरोध करना। इन चर्बी लगे कारतूसों को उपयोग करने से पहले उसे मुंह से काटना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। सैनिकों ने ऐसा सोचा कि ये इनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए ईसाइयों द्वारा चली गई एक साजिश है, इसलिए इसका विरोध शुरू हुआ। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने इन कारतूसों को उपयोग करने से मना किया और विद्रोह किया, जिसमें मंगल पांडे ने 2 अंग्रेजी अफसरों को गोली मारकर हत्या कर दी। इसलिए 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत की। साथियों, आप कमेंट करके बताएं कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में केशव चंद्र के सहयोग से महादेव गोविंद रानाडे द्वारा की गई थी और आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। निम्नलिखित में से सबसे अधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? सबसे अधिक उपजाऊ भूमि माना जाता है जलोढ़ मिट्टी को। इसे इंग्लिश में एलुवियल सॉइल कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से होता है। इस मिट्टी में पोटेशियम की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? इनमें से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रृंखला को अवशिष्ट पर्वत श्रेणियों में गिना जाता है। हिमालय सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। साथियों, आप कमेंट करके बताएं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है, और साथ ही हिमालय पर्वत श्रृंखला की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन है। हिमालय की नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? हिमालय की नदियों की मुख्य विशेषता है कि उनमें 12 मासी पानी बहता है। हिमालय की नदियों का स्रोत ग्लेशियर है, जिससे कि 12 महीने इन नदियों को पानी मिलता रहता है। अगला प्रश्न, भारत के समुद्री मार्ग का अन्वेषण
किसने किया था? कहते हैं भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। ये कहना गलत है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था। वह 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा था और यूरोप से भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? भारत की कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी बनी थी और भारत की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। इन्हें ही भारत की कोकिला उपनाम भी दिया गया है क्योंकि यह एक कवियत्री भी थी। लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा गया है। महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता कहते हैं और जवाहरलाल नेहरू को चचा कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? सांची का स्तूप मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? यानी कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इसका क्षेत्रफल लगभग 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। प्रशांत महासागर में ही स्थित एक गर्त जो कि मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,000 मीटर है, वह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। खरीफ की फसल निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? खरीफ की फसल बरसात के मौसम में बोई जाती है और ठंड आने के पहले उसे काट ली जाती है। इनमें से सरसों खरीफ नहीं रबी फसल है। रबी फसल नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च में उसकी कटाई होती है। 4 आश्रम निम्न में से संबंधित है किससे? वैदिक संस्कृति के अनुसार मनुष्य के जीवन को 4 चरणों में बांटा गया है, जिसे 4 आश्रम कहते हैं। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। तो यह संबंधित है जीवन के चरणों से। मृदा संरक्षण में वेदिकाकरण निम्न में सहायता करती है। यह किया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा संरक्षण के लिए। पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार से ढाल या वेदिका का निर्माण करके मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। निम्न में से किसके प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से लागू किया गया था। कई रूढ़िवादी संस्थाओं ने इसका विरोध भी किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है लॉर्ड मैकाले। भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के कार्यकारिणी सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले ने 1835 ईस्वी में एक शिक्षा नीति कार्यकारिणी परिषद के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का सुझाव दिया, जिसे विलियम बेंटिक ने स्वीकार कर लिया और तभी से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। 1835 ईस्वी में मैकाले की अनुशंसा पर ही अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मृदा क्षरण निम्न द्वारा रोका जा सकता है। अच्छे पेड़ पौधे लगाकर मृदा क्षरण को रोक सकते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, जिससे मृदा क्षरण में कमी होती है। हम मानव जीवन से भ्रष्टाचार को हटा सकते हैं किसके द्वारा? किसी भी कुरीति या कुप्रथा को समाप्त करने के लिए सबसे आवश्यक है शिक्षा। जनता को शिक्षित करके ही हम किसी भी कुरीति को खत्म कर सकते हैं। भ्रष्टाचार का कारण यही है क्योंकि जनता अशिक्षित है। जहाँ शिक्षा की कमी है, भ्रष्टाचार भी वहीं ज़्यादा है। जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, राजस्थान, ये सब ऐसे स्टेट हैं जहाँ शिक्षित लोगों का प्रतिशत कम है, इसलिए इन राज्यों में भ्रष्टाचार भी अधिक है। जब जनता शिक्षित होगी तो उन्हें कोई गुमराह नहीं कर पाएगा, वो अपने हक के लिए लड़ेंगे और भ्रष्टाचार फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? शंकुधारी वन वैसे स्थानों में पाए जाते हैं जहाँ बर्फ़ गिरती है, ताकि जब बर्फ़ गिरे तो वो आसानी से खिसक कर नीचे आ जाए। इसका उत्तर होगा हिमालय पर्वत श्रृंखला
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था तथा सबसे पहले उसे कब बनाया गया था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, और महासचिव थे A.O. ह्यूम। जब हम हिमालय पर जाते हैं या फिर कोई ऊंची पहाड़ी पर जाते हैं तो श्वास रहित महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वायु दाब कमता जाता है, यानी वायु की मात्रा कम होती जाती है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, इसलिए हम श्वास रहित महसूस करते हैं। पहाड़ों पर वायु का घनत्व काफ़ी कम हो जाता है, अतः ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्थापित की थी। हर्षवर्धन के काल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ था? हर्षवर्धन के काल में एक बौद्ध मठ था नालंदा में, जिसे कि नालंदा विश्वविद्यालय कहा जाता था। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती क्या थी? स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली चुनौती थी शांति बनाए रखना, क्योंकि पार्टीशन के कारण उस समय काफ़ी दंगे हो रहे थे, जिसे शांत करना तत्कालीन सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? यदि प्रश्न रहता कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे तो उत्तर होता श्रीगुप्त, परंतु पूछा जा रहा है वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है, क्योंकि इसने ही स्वतंत्र गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एशिया की पहली महिला तैराक कौन है? साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएं। पर्वत K2 को और किस नाम से जाना जाता है? K2 को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। K2 भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है और यह हिमालय पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी, जो कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, उसकी श्रेणी है। जैसे ये हिमालय है, हिमालय के पार में 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। तो इसमें ये जो सबसे ऊपर है काराकोरम श्रेणी, ये लद्दाख में स्थित है। इसी श्रेणी पर K2 स्थित है। तो यह हिमालय पर्वत श्रेणी पर नहीं, यह ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी पर स्थित चोटी है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और हिमालय की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। परंतु अगर प्रश्न रहे कि हिमालय पर स्थित भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है, तब इसका उत्तर होगा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। भारत में किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? इसका उत्तर पता ही होगा, मासिनराम। मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। यह मेघालय में है। अरावली पहाड़ियाँ किस राज्य से होकर गुजरती है? अरावली पहाड़ियों का विस्तार गुजरात के पालनपुर से राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली के मजनू टीला तक है, इसलिए इसमें राजस्थान उत्तर होगा। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। अगला प्रश्न है, करो या मरो, डू और डाई, भारतवर्ष के किस आंदोलन का नारा था? करो या मरो नारा था भारत छोड़ो आंदोलन का, जिसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। इसी आंदोलन की शुरुआत के अवसर पर गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 ईस्वी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यदि पूछा जाता प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब उत्तर होता सरोजनी नायडू। यहाँ पूछा जा रहा है प्रथम महिला अध्यक्ष, तो वो बनी थी एनी बेसेंट। 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। सरोजनी नायडू ने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और बाद में फिर 1933 में नेल्ली सेन गुप्ता ने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी कब? प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत का काल था 1951 से 1956 ईस्वी तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी और यह योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। साथियों, आप कमेंट करके बताएं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी।
बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने ही जनगण मन की रचना की और अमार सोनार बांग्ला की भी रचना की। जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान है और अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। अगला प्रश्न है, वृक्षों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन किसने चलाया? सुंदरलाल बहुगुणा ने 1973 ईस्वी में वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिले से वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात और महाराष्ट्र। दक्कन के पठार पर काली मिट्टी की बहुलता है जो कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र और गुजरात में होता है। अबरख उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? अबरख उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? विक्रमादित्य की उपाधि ली थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से कौन सा भारतीय राज्य को मुक्त कराया गया? इसका उत्तर होगा गोवा। 1961 में गोवा और दमन और दीव को पुर्तगालियों के अधिकार से मुक्त करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसमें कि 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। सूक्ष्मदर्शी प्रयोग होता है किसके लिए? सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करती है किसे? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। रतौंधी निम्न के कारण होती है। रतौंधी का कारण होता है विटामिन ए की कमी। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। साथियों, आप कमेंट करके बताएं कि विटामिन बी और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? कोलेस्ट्रॉल वसा को कहते हैं। विभिन्न प्रकार की वसाओं में विभिन्न प्रकार के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या लिया जाता है? तत्कालिक ऊर्जा हमें ग्लूकोज से प्राप्त होती है, इसलिए खिलाड़ी लोग खेलते समय ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं ताकि उन्हें त्वरित ऊर्जा मिल सके और खेल में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। किसने कहा है एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता? यह है न्यूटन का पहला नियम, जिसे कि जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। कांस यानी कांसा, ब्रॉन्ज, तांबा और किसका मिश्र धातु है? तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। किस रक्त समूह के व्यक्ति सभी रक्त समूहों के रक्त को स्वीकार कर सकते हैं, यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर, सर्वग्राहता सभी से ले सकते हैं, वो है ब्लड ग्रुप AB। -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है H2SO4। मानव शरीर में वेंट्रिकल कहाँ पाए जाते हैं? वेंट्रिकल निलय को कहते हैं, जो कि हृदय का हिस्सा होता है। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। नीचे के 2 भाग को निलय कहते हैं और ऊपर के 2 भाग को आलिंद कहते हैं। सामान्यतः क्लोरोफिल पाया जाता है किसमें? हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। अधिकांशतः जीरोफाइट कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थल में उत्पन्न होने वाले पौधों को जीरोफाइट्स कहते हैं। त्वरण की इकाई क्या है? त्वरण की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रत्येक क्रिया की समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? यह न्यूटन का तीसरा नियम है। पहला नियम हमने ऊपर ही देखा अभी, जड़त्व का नियम। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या नापता है? स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। रक्तचाप की सामान्य स्थिति होती है 120/80 mm, जिसमें कि 120 सिस्टोलिक प्रेशर होता है और 80 mm डायस्टोलिक प्रेशर होता है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा इकाई होती है ऊर्जा की। बिजली की जो खपत होती है वो किलोवाट घंटा पर ही मापी जाती है। इसे एक यूनिट कहा जाता है।
प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है संचार तकनीकी में। किसी पदार्थ में अति चालकता आती है यदि किसी पदार्थ को निम्न ताप पर ठंडा किया जाए तो उसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। इसे ही अति चालकता कहते हैं और इस तापमान को क्रांतिक ताप कहा जाता है। परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलने के क्या कारण है? इसका कारण होता है द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। फलों के रस के परिरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसके लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन सा अम्ल बनने से दूध खट्टा हो जाता है? दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग किसी छाते के लिए सर्वोत्तम होगा? किसी छाते के लिए सर्वोत्तम रंग होगा ऊपर से उजला और अंदर से काला। दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? दलखाई उड़ीसा राज्य का एक जनजातीय लोक नृत्य है। मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? मास्की शिलालेख सम्राट अशोक के शिलालेखों में से एक है। यह वर्तमान में कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में स्थित है। इस शिलालेख से सम्राट अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी सीमाओं की जानकारी मिलती है। चाली, झुमरा और नादू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? ये सब नृत्य असम के सत्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विरासत का अधिकार राइट ऑफ इनहेरिटेंस किस ओर ले जाता है? विरासत में प्रॉपर्टी मिलती है। जैसे कोई व्यक्ति हैं, उनका 4 बेटा है और उनके पास एक ज़मीन थी, तो विरासत में उनके 4 पुत्रों को ये ज़मीन मिली है, जैसे कि वो 4 भागों में इस तरह से बांटेंगे। अब अगर इस तरह से बांटें या फिर इस तरह से बांटें तो इस तरह से क्या होगा? भूमि का विभाजन होता है, जिससे कि कृषि जोत का आकार छोटा होते जाता है। कृषि जोत का छोटा होते जाना उत्पादन के लिए अच्छा नहीं होता है। इस सेट का अंतिम प्रश्न, मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? मोहन बागान फुटबॉल का एक क्लब है। इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में हुई थी। साथियों, यह क्लब कहाँ स्थित है? आप कमेंट करके बताएं। साथियों, ये थे मॉडल सेट 5 के जीके जीएस के सभी प्रश्न। साथियों, वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट किया करें और साथ ही अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में वीडियो को शेयर अवश्य करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले सेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।